दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई आइडिया, एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसे शेयर के बारे में, ऐसे कंपनी के बारे में बात करने आया हूं जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं और वो कंटिन्यू मीडिया में बना हुआ रहा है। उसके बारे में सब कुछ सब लोग लगभग जानते हैं। उसी का थोड़ा सा मैं जानकारी लेके आया हूँ। हो सकता है इसमें पूरी जानकारी कवर ना हो क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जो उसमें इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है उसको मैं लेके आया हूँ और अपना विचार उस पर रखना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर जानकारी महत्वपूर्ण होती है और हो सकता है कि एक जानकारी छूट जाने के कारण आपका कुछ नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप लोगों को चैनल अच्छा लगे, आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको समय से मेरे द्वारा दी गई जानकारी पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा, लाइक कमेंट करके अपने विचार जरूर अवगत कराइएगा ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं येस बैंक की। येस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी बैंक थी जिसके जो सीएमडी थे और फाउंडर भी थे मिस्टर राणा कपूर, उन्होंने उसमें गड़बड़ियां करी और फाइनली बैंक जो है बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट हो जाने के बाद चूंकि ये बहुत बड़ी बैंक थी, जो भी उसके पॉलिसी होल्डर थे, खाता धारक थे और जो भी उसके से संबंधित लोग थे, उनको बहुत भारी नुकसान होने की संभावना थी, जिसमें फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई को बीच बचाव करके आना पड़ा और जितने भी देश के बैंक थे, बड़े बड़े बैंक थे, उनको आरबीआई ने लाया कि वो अपना इसको बेल आउट करने के लिए फंड इन्फ्यूज करे, क्योंकि उससे पहले येस बैंक का जो मैनेजमेंट था उसने बहुत प्रयास करी फॉरेन से फंड उसमें इकट्ठा करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया और बिना फंड के येस बैंक का सरवाइव करना लगभग मुश्किल था। सारे लोगों के जो डिपॉजिट्स थे वो खतरे में आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब कोई उपाय बचा नहीं है, सबके पैसे डूब जाएंगे। ऐसी स्थिति में सभी बैंक को इस बात के लिए राजी की, मात्र 10 रुपए के फेस वैल्यू पे और 10 रुपए के प्राइस पे एसबीआई और उससे एलआईसी और जो भी कुछ प्राइवेट बैंक थे उन सबको मिला के लगभग 11,000 रुपये फंड की व्यवस्था की गई और उसके अलावे तत्कालिक जरूरत तो कंपनी की पूरी हो गई, उसके अलावे कंपनी लगभग 15,000 करोड़ और जुटाने का प्रयास कर रही है, येस बैंक कर रही है। दोस्तों, येस बैंक से जुड़ी हुई कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूं। अब इसका मैनेजमेंट चूंकि चेंज हो गया है और इसमें सभी डीआईआई जो बैंक हैं उन लोगों का होल्डिंग काफ़ी बढ़ गया है। उस कारण से नंबर ऑफ शेयर्स बहुत बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ शेयर्स जो बढ़े हैं वो मात्र 10 रुपए के प्राइस पे बढ़े हैं, तभी इन लोगों ने फंड इन्फ्यूज किया है। और उसके हिसाब से जब आपको मालूम है जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट जो होगा उसका ईपीएस बहुत कम जाएगा, उसके हिसाब से शेयर की जो वैल्यू होगी वो घट जाएगी। अब इसमें जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा जल्दी। उसमें जो Q4 में इसने रिजल्ट दिया है उसमें लगभग 2600 करोड़ के आसपास का इसने प्रॉफिट जो दिखाया है, वो प्रॉफिट एक्चुअल में 6200 करोड़ का इसका वन टाइम एक प्रॉफिट हुआ है। इसने जो लोन लिया हुआ था, येस बैंक ने जो बॉन्ड के थ्रू लोन लिया हुआ था, उस बॉन्ड को इसने राइट ऑफ कर दिया है, अर्थात डिफॉल्ट कर गया है, वो पैसा वो नहीं देगा। वो 6200 करोड़ रुपया का लाभ इसने दिखाया है, जिस लाभ से खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो 6200 करोड़ के आसपास का उसको राइट ऑफ वाला बेनिफिट नहीं होता तो लगभग 3500-3800 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस में होती और ये लॉस कंटिन्यूअस हो रही है इस बैंक में। और दूसरी बात है कि येस बैंक का शेयर इन सब कारणों से
बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे, कब बढ़ जाएगा, कब घट जाएगा। तो जो छोटे निवेशक होते हैं उन निवेशकों को वोलेटाइल शेयर से बच के रहना चाहिए, ऐसा दुनिया के सभी बड़े फंड मैनेजरों का व्यू रहता है। दोस्तों अब मैं फटाफट इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको फिनेंशियल्स दे देता हूँ कि आज के डेट में जो ICICI बैंक जो है वो लगभग 28 के पी पे ट्रेड करती है और जो HDFC बैंक है वो लगभग 18.76 के पी पे ट्रेड करती है। तो ये जो येस बैंक है इसका अभी पी कुछ नहीं है क्योंकि ये इसका लगभग बैंकरप्ट हो चुकी है, तो अब इसका पी जनरेट होगा जब कुछ प्रॉफिट होगा तो। लेकिन अगर इस क्वार्टर की बात करें तो चूंकि एक्चुअल जो इसका है वो लगभग 3600 करोड़ के आसपास का लॉस होना चाहिए, उसके हिसाब से इसका पी माइनस में है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिखा रहा है वो -2 पी दिखा रहा है आज के हिसाब से। और इसका जो पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर से पहले जो लॉस हुआ था 18,000 करोड़ के आसपास हुआ था जिसमें -73 रुपया था, उस हिसाब से अब इसका धीरे धीरे कंपनी का बैलेंस शीट जो है स्टेबलाइज होगा और बैलेंस शीट जैसे जैसे सुधरेगी वैसे वैसे शेयर का प्राइस इंप्रूव होगा और कंपनी का हेल्थ भी इंप्रूव होगा। दोस्तों एक और पॉजिटिव चीज़ मैं बताऊं कि कंपनी की जो NPS है वो NPS में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। इसका ग्रॉस NPA जो था वो 18.87% के आसपास था, जो इस क्वार्टर में 16.8 के आसपास में हो गया है। जो नया कंपनी का मैनेजमेंट है, जो येस बैंक का मैनेजमेंट है, वह यह प्रयास कर रहा है कि इसके टोटल जो डेट है उस डेट को कैसे रिकवर किया जाए। उसके लिए इसने स्पेशली डेट मैनेजमेंट का एक विंग बना दिया है स्ट्रेस्ड एसेट करके, और वो क्या उसका क्या काम है, उसमें 100 के आसपास एक्सपर्ट हैं जो NPA मैनेज करने के लिए एक्सपर्टी हासिल है उनको। वो इसको एनी हाउ कैसे मैनेज करना है, कैसे रिकवर करना है, उसका प्रयास करेंगे। जो अभी बैंक का टारगेट है कि इस फिनेंशियल ईयर में लगभग 6 से 8 हज़ार करोड़ के आसपास का वो डेट रिकवर करना चाहते हैं। होगा कितना ये समय बताएगा, लेकिन आज के डेट में वो एक तो डेट रिकवर करना चाहते हैं। कंपनी पे लगभग 50,000 करोड़ का NPA है। 50,000 करोड़ बहुत NPA होता है, तो उसको कैसे कम करना है, कैसे रिकवर करना है, उसके लिए मैनेजमेंट प्रयास कर रही है। दोस्तों इसके लिए जो कंपनी के पास प्लेज्ड शेयर है उस शेयर को भी कंपनी लगातार सेल आउट करना चाहती है और सेल आउट कर रही है, ताकि जो पैसा आ रहा है उस पैसा से NPA रिकवर हो। इसका जो सबसे ज़्यादा NPA है वो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में है, और आपको मालूम है कि उसके सारे शेयर पूरे के भाव में मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से इसको बहुत कम रिकवरी होने की संभावना है। प्लेस शेयर बेच देने के बाद भी बहुत ज़्यादा रिकवर होने की उस आइटम से संभावना नहीं है। बाकी इसको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे करेगा। दूसरा क्या है कि कंपनी ने एक प्लान सेट किया है, जैसे मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में बताया था कि कंपनी जो है अब कॉरपोरेट लोन को घटाना चाहती है और रिटेल लोन को बढ़ाना चाहती है। आज के डेट में कंपनी का जो रिटेल लोन है वो 44% के आसपास है, जिसको बढ़ा के 66% के आसपास करना चाहती है, और जो इसका कॉरपोरेट लोन है उसको वो घटाना चाहती है, क्योंकि कॉरपोरेट लोन में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एक ही कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो बहुत बड़ा अमाउंट फंस जाता है या बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर 5-7 रिटेलर भी डिफ़ॉल्ट करते हैं तो भी एक बहुत मामूली सी रकम उसमें फंसती है या NPA होती है। तो इस हिसाब से कंपनी का फोकस अब रिटेल लोन में ज़्यादा है और कॉरपोरेट लोन को घटाना है। दोस्तों इसके अलावे अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे, तो जो इसका शेयर होल्डिंग है उसमें प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 1.42% है, जिसने ये सारे बैंक्रप्सी डिक्लेयर होने से पहले ही RBI का जो मॉनेटेरियम है उसको होने से पहले ही वो बेच के निकल गया। अब 1.42% बचा हुआ है, और इसमें जो इंश्योरेंस है वो 1.67 बचा हुआ है। उसने लगभग 6.5% अपना होल्डिंग पिछले क्वार्टर में बेच दिया है। FII जो है मात्र 1.86% बचा हुआ है। उसने 13.5% जो अपनी हिस्सेदारी थी उसको उसने बेच दिया है,
और म्यूचुअल फंड जो है लगभग 4.5% हिस्सेदारी बेच के इस कंपनी से निकल गई है। अर्थात दोस्तों DII जो है, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग जो है 66.94% से बढ़ गया है। अर्थात वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो SBI और LIC वगैरह को जो शेयर 10 रुपये प्राइस से इशू किया गया है, उनके कारण इसका होल्डिंग जो है 66% बढ़ गया है। बाकी सभी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बेच के निकल गए हैं। और आपको मालूम है कि ये लोग इसलिए बेच के निकल गए हैं क्योंकि शेयर का वैल्यू आज जिस रेट पे ट्रेड कर रहा है एक्चुअल में उससे उसका वैल्यू नीचे है। 10 रुपया पे अगर बैंक उसमें इन्वेस्ट किए हैं पैसा 10 रुपये के प्राइस से, तो इसका मतलब है कि वैल्यू भी 10-15 रुपये के आसपास ही रह जाती है क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आज के डेट में कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 35,000 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से इसमें बहुत स्कोप बाकी है, इसलिए क्योंकि देखिए बैंकरप्ट हो रही थी, इसको RBI और गवर्नमेंट ने लगभग बेल आउट करवा दिया। तो अब धीरे धीरे इसके फिनेंशियल्स इम्प्रूव्स होंगे तो नो डाउट यह लंबे समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना है, लेकिन लंबा समय लगेगा इसमें। इससे पहले जैसे बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेच के निकल गए हैं, आप बाहर से बैठ के देखें। चूंकि रिटेल निवेशक को मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे जब भी इसका फिनेंशियल्स इम्प्रूव हो जाता है तो इसमें निवेश करके लंबे वक्त के लिए आप छोड़ दीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। लेकिन अभी इस प्राइस पे भी मैं निवेश की सलाह नहीं दूंगा। अगर यह किसी कारण से, आज के डेट में इसका 28 रुपया रेट है, किसी कारण से 15 रुपये के आसपास अगर इसका रेट आता है तो उस रेट पे आपको जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ निवेश करके और आप इसमें सो जाइए बहुत लंबे समय के लिए और आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन करंट सिनेरियो में इससे अच्छे फिनेंशियल्स फंडामेंटल के बहुत सारे स्टॉक बैंकिंग सेक्टर में मौजूद हैं और आपको इनके बजाय उसमें निवेश करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।